हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ को लेकर है। कल हमने क्लास जहां समाप्त किया था उसके बाद से फिर से क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कल पाठ्यक्रम की चर्चा किया था। आज हमें ये बताना है कि इस पाठ्यक्रम को हमको किस शेड्यूल में किस क्रम में पढ़ना है। जब तक इसका पाठ्यक्रम को क्रमबद्धता नहीं बनाएंगे तब तक हमको राजनीति शास्त्र की संपूर्ण ज्ञान और व्यवस्थित ज्ञान हमको नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसी क्रम को हम लोग बनाते हैं। आइए देखिए, जो हमारा पाठ्यक्रम था वह कुल कितने यूनिट में था, तो वह 10 यूनिट में था। 10 यूनिट में हमारा पाठ्यक्रम था। अब इस यूनिट को हमको क्रम में करना है, तभी जाके हम राजनीति शास्त्र की संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे या उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचारक। पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद से भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद भारत में राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ेंगे। राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ेंगे। फिर पांचवें में भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो छठवां होगा वह होगा तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति। जो सातवां क्रम होगा वह होगा लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन का। और आठवां होगा भारत में शासन विधि। भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। और 9वें नंबर पे होगा भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। और जो 10वां होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम लोगों का जो अपना जो सिलेबस है, इस सिलेबस को इसी क्रम में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको पश्चिमी राजनीतिक विचारक को पढ़ना है, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे, फिर भारत में राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ेंगे, फिर भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, भारत में शासन विधि और लोक नीति, और भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 8वां, 9वां और 10वां ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल समसामयिक मुद्दों से संबंधित होता है। इसमें करंट अफेयर्स के मुद्दे ज़्यादा रहते हैं। भारत की विदेश नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या भारत की शासन विधि और लोक नीति, ये ऐसे विषय हैं जो तात्कालिक मुद्दों से संबंधित होते हैं। तो अभी ये पढ़ने का क्रम हम लोगों को लास्ट तक जाएगा, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है वह इस बात को ध्यान में रखा गया है ये इस क्लास को कि आप दिसंबर में इसकी तैयारी आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दिसंबर के समय में यह जो लास्ट का समय होगा तो आपको करंट अफेयर से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ों को हम पहले पढ़ लेंगे, इसमें अप टू डेट मतलब कंटेम्प्रेरी मुद्दों से संबंधित मुद्दे इसमें जुड़े नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। लेकिन पहले पढ़ने में सबसे पहले पश्चिमी राजनीतिक विचारक को ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत को, तब भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है? यदि हम टीजीटी की सिलेबस को देखें, यदि हम टीजीटी को सिलेबस को देखें तो ये टीजीटी की सिलेबस जो है मात्र 5 जो मुद्दे हैं, 5 जो आपका ये है, 5 जो पाठ्यक्रम है, ये टीजीटी से संबंधित है।
ठीक है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक को भी आपको टीजीटी में पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत को भी टीजीटी में पढ़ना है, और भारतीय राजनीतिक विचारक को भी पढ़ना है, और भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ये जो 5 जो पाठ्यक्रम है ये आपको टीजीटी में पढ़ना है। और बाकी जो है ये सारे चीज़ें जो है आपको पीजीटी, नेट और जेआरएफ में पढ़ना है। तो जो लोग टीजीटी पढ़ना चाहते हैं यहाँ तक पढ़ के जब समाप्त हो जाएगा तो अपना समाप्त कर लेंगे, बाकी जिनको पूरा करना है वो यहाँ तक करेंगे। तो एक समय के अनुसार इनका समय के अनुकूल भी है, और प्लस ये क्रम भी हमको यही होना चाहिए। चूँकि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है, यदि हम राजनीति शास्त्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि राजनीतिक शास्त्र वास्तव में है क्या, तो राजनीति शास्त्र वही है जो राजनीतिक विद्वानों द्वारा, राजनीतिक विचारकों द्वारा जो बातें शासन के संदर्भ में, शासन और पब्लिक के बीच में जो संबंध होते हैं, पब्लिक की जो समस्याएं होती है, शासन को जो चुनौतियां होती हैं, उसके संदर्भ में जो राजनीतिक विचारक होते हैं जो अपने विचार को दिए रहते हैं, वास्तव में वही राजनीति शास्त्र है। तो राजनीतिक, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, चूंकि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति पश्चिम के देशों से हुई है, यूनान से हुई है, इसलिए हमें पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को सबसे पहले उनके विचारों को जानना होगा। जब उनके विचारों को जान जाएंगे तो हम जो क्या है राजनीति शास्त्र विषय के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे। उसके बाद ये सब गौड़ है, इसको समझने के बाद सारी चीज़ समझ लेंगे। अब इसी क्रम में हमको पढ़ना, और इसी क्रम में आपको अपने क्या करना है, इस सिलेबस को याद करके रखना है। इस बात के बाद हम लोग ये देखें, चूंकि इस पूरे पाठ्यक्रम को लेक्चर वीडियो तो देना ही देना है, इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि इसके सारे लेक्चर वीडियो को या सारे पाठ्यक्रम को लगभग 15,000 से लेके 20,000 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से हमको इसका अध्ययन भी करना है। लेक्चर तो दिया ही जाएगा, ठीक है। लेक्चर के बाद इस लेक्चर को सही तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए हमको 15,000 से लेकर 20,000 के क्वेश्चनों को कलेक्शन करना होगा इन्हीं टॉपिकों से संबंधित। जब हमारे पास 15 से 20,000 क्वेश्चन के कलेक्शन हो जाएंगे, इन सारे टॉपिकों की जो लेक्चर है पूरी तरीके से पकड़ में आ जाएगी। अब इन 15 से 20,000 क्वेश्चन कैसे, किस क्रम में हमको करना है, इसको हमने जो है एक शेड्यूल बनाया है, क्वेश्चन सीरीज शेड्यूल, जो इस शेड्यूल को हम लोग पूरे साल भर पालन करते हुए 15 से 20,000 क्वेश्चनों का क्या कर लेंगे, हम लोग प्राप्त कर लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों को सीरीज भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज पेपर जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का है, जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट को 15 से 20,000 क्वेश्चन में प्राप्त करने के लिए उसको सीरीज को बांट दिया गया, डेट वाइज बांट दिया गया है। सबसे पहले जो है हम लोग को, चूंकि हमने बताया था क्रम जो है कि पहले हमको पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ना, उसके बाद जो है राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है। चूंकि ये तो पहले से बना दिया गया है, इसको क्रम को हम लोग चेंज कर लेंगे उसी के अनुसार, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसको प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न हम लोग क्या कहते हैं टेस्ट दिया जाएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। बाद में इसके क्रम को सही कर लिया, ये पहले बना हुआ इसलिए क्रम में नहीं है। तो जो अवधारणा का होगा, पहला यूनिट राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित, तो उसमें स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार और समानता का है। इसको जो है 13 फरवरी नहीं, ये जो होगा आपका आज 15, 16, 17, 16 ना, तो ये जो है 26 फरवरी 2024 को इससे संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर लोकतंत्र और नागरिकता का जो है 3 मार्च से बनाया जाएगा। फिर उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद 10 मार्च को बनाया जाएगा। और नारीवाद, परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये जो यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट को कुल 4 डेटों में हम लोग जो क्या करेंगे, 4 डेट में प्रश्न बनाएंगे और इन सब किताबों से बनाया जाएगा। ओपी गावा, जेसी जौहरी, पंत गुप्ता जैन, पुखराज जैन और एडी आशीर्वादम, ये जो किताबों की लिस्ट है, इन्हीं किताबों के माध्यम से हम ये जो यूनिट है, इस यूनिट के प्रश्न बनाए जाएंगे। इसी तरीके का पूरा यूनिट को किताबों के और डेटों में बांट दिया गया है, ताकि हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेट के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा,
प्रश्न बनाना पड़ेगा और टेस्ट लिया जाएगा। और इस क्रम से चलते हुए पूरे को देखना जरूरी नहीं है। ये आपका जो है अवधारणा 1 का है, इसी तरीके से 3 का है, इसी तरीके से 4 का है, इसी तरीके से 5 का है, इसी तरीके से 6 है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, यूनिट 9 है और यूनिट 10 है। ठीक है, तो ये पूरे यूनिट को डेट वाइज बांट दिया गया है और पूरे यूनिट को किन किन पुस्तकों से हमको प्रश्न बनाना है उनको भी दे दिया गया है। इसको चाहेंगे तो पीडीएफ में करके आप जो है प्रिंट आउट निकाल के और आप देख भी सकते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज में कौन कौन सा है, किस डेट में कौन सा जो है हमको टेस्ट देना है। ये बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि हम लोग अपने पूरे अध्ययन को पूरी संगठित और सुसंगठित तरीके से एक शेड्यूल के अनुसार चलेंगे और इसका पालन करते हुए चलेंगे, ताकि हमको जो है कंफ्यूजन हो और आपको भी जो है ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का प्रश्न हमको किस पुस्तक से मिल रहा है और किस डेट को हमको उस टॉपिक का प्रश्न टेस्ट देना। इन सारी चीज़ों की जानकारी इसी टेस्ट शेड्यूल से हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये जान लीजिएगा कि हमको इसी क्रम में पूरे साल भर टेस्ट भी देना है और इस टेस्ट के माध्यम से हमको 15,000 से लेकर 20,000 क्वेश्चनों को कलेक्शन करना है और तैयार करना है। जब हमारे पास 15 से 20,000 क्वेश्चन की तैयारी राजनीति शास्त्र से संबंधित हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, कोई भी प्रश्न बनेंगे राजनीति शास्त्र से संबंधित, वह चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट और जेआरएफ हो, आपको आसानी से उसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन सब बातों के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आगे इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज हम लोग का जो विषय है उस विषय में सबसे पहला जो टॉपिक है वह है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास। यही हम लोग को इसी टॉपिक से अपने क्लास को शुरू करना है। पश्चिमी राजनीतिक विचारों का इतिहास, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास। इसी टॉपिक से हम लोग जो है अपने क्लास की स्टार्ट करेंगे कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास क्या है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास में किन किन विचारकों को हम लोग को पढ़ना है, इसको भी देख लिया जाए। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास में कुल हम लोगों को 17 विचारकों को पढ़ना है। इन 17 विचारकों को नाम पहले जान लिया जाए, उसके बाद एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। इन 17 विचारकों को हम लोग जो है 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। 17 जो विचारक हैं इनको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। याद करने और समझने की दृष्टि से ये 3 भागों में बांटा जा रहा है। आपके पाठ्यक्रम में ऐसा बांटा नहीं गया है, बल्कि हमको सही तरीके से अध्ययन करने के लिए ऐसा बांटा जा रहा है, ताकि हमारी ये जो अध्ययन हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो। सबसे पहले प्राचीन विचारक, दूसरा आधुनिक विचारक और तीसरा है अद्यतन विचारक। अद्यतन विचारक का मतलब तो ये होता है कि तत्काल, अभी वो लोग जीवित भी हो सकते हैं, ठीक है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के जो विचारक हैं उनको अद्यतन विचारक में माना गया है। और जो आधुनिक विचारक हैं वह 1500 शताब्दी के बाद और 20वीं शताब्दी के पहले के जो विचारक हैं उनको आधुनिक विचारकों के रूप में रखा गया है। और प्राचीन विचारक, जब राजनीति शास्त्र की शुरुआत यूनान में हुई है तब से लेकर 576 तक के जो समय है उसके समय के बीच में जो विचारक हैं उनको प्राचीन विचारकों की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए प्राचीन विचारकों में किनको रखा गया है, तो पहला रखा गया है कन्फ्यूशियस को रखा गया है। दूसरा
प्लेटो को रखा गया है, प्लेटो को रखा गया है। तीसरा अरस्तु को रखा गया। ये तीन विचारक जो हैं, ये तीन विचारक ऐसे हैं जो प्राचीन विचारकों की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक विचारकों में देखा जाए तो आधुनिक विचारकों में सबसे पहले मैकियावेली को रखा गया है, मैकियावेली को रखा गया है। दूसरा हॉब्स को रखा गया है, हॉब्स। तीसरा लॉक। चौथा रूसो। ठीक है। पांचवा रूसो के बाद हीगल को रखा गया है, हीगल को। छठवा मेरी बोलनक्राफ्ट को रखा गया, मेरी बोलनस्ट्रोक्राफ्ट, बोलनक्राफ्ट को रखा गया है। सातवां जो है ये मार्क्स को रखा गया। ठीक है, मार्क्स को रखा गया। अद्यतन राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में रखा गया है सबसे पहले ग्रामसी को रखा गया है, हन्ना आरेंट को रखा गया है। अच्छा, इसमें जो है एक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल भी है, इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसमें ग्रामसी को रखा गया है, हन्ना आरेंट को रखा गया है, हन्ना आरेंट को रखा गया है। ठीक है। और फ्रांच फेनान को रखा गया है। उसके बाद ग्रामसी, हन्ना आरेंट, फ्रांच फेनान। उसके बाद रखा गया है जॉन रॉल्स को रखा गया है, जॉन रॉल्स को रखा गया है। एक जो है और चाइनीज विचारक हैं जिनको रखा गया है। कुल मिलाजुला के यही विचारकों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक दो मिस्टेक हो सकता है, इन्हीं विचारकों को हम लोग को पढ़ना है। शुरुआत हम लोग प्राचीन राजनीतिक विचारक से करेंगे, जिसमें कन्फ्यूशियस है, प्लेटो, अरस्तु है। तो कन्फ्यूशियस प्राचीन राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले हम प्लेटो को शुरुआत करेंगे, कन्फ्यूशियस को बाद में। प्लेटो पढ़ेंगे, उसके बाद अरस्तु पढ़ेंगे, उसके बाद से जो है कन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ने के पीछे मेरा मेन पर्पज यह है कि प्लेटो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र के सारे जो अध्ययन है उसको बहुत क्रमबद्ध तरीके से इसने चिंतन करके प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वह चूंकि वैज्ञानिक न होने के कारण प्लेटो राजनीति शास्त्र का ज़्यादा विषय तो दिया लेकिन उसका पिता नहीं बन पाया। तो हम लोग जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं इनकी शुरुआत सबसे हम लोग प्लेटो से करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अरस्तु को करेंगे, उसके बाद कन्फ्यूशियस से पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक विचारक को पढ़ेंगे, फिर अद्यतन राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे। इन विचारकों को पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये देख लिया जाए, ये विचारक जो हैं, यदि इन विचारकों को हम लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो यूनिट जो दूसरा हम लोग का है राजनीतिक सिद्धांत, जो दूसरा यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत, वह भी जो है दूसरा यूनिट राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत इस पेपर की भी, इस यूनिट की तैयारी हमको पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ने के बाद ही हो जाएगा। इसको विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो राजनीतिक सिद्धांत है और पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, इन दोनों टॉपिक से, पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं, यदि मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में कुल जो पॉलिटिकल साइंस से आपको 62 क्वेश्चन मिलते हैं। टीजीटी सोशल साइंस से आप दे रहे हैं तो 62 क्वेश्चन जो है 62 प्रश्नों के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। इस 62 प्रश्न में से जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक और राजनीतिक सिद्धांत है उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन केवल मात्र 2 यूनिट से आपको मिल जाएंगे। और यही 2 यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पूरे राजनीति शास्त्र की समग्र अध्ययन भी आपको हो जाएगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मिलेंगे आपको यहीं से मिलेंगे। और यदि आप जो है मान लीजिए कि भाई पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ है आपका,
तो इसमें जो है पीजीटी में तो 125 क्वेश्चन आते हैं और नेट जेआरएफ में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इस दो टॉपिक से देखा जाए तो पीजीटी में लगभग जो है 50 क्वेश्चन, ठीक, और नेट और जेआरएफ में लगभग जो है 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन। तो हमको ये बताने का मेन पर्पज यह है कि इस 10 यूनिट में सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वह है पश्चिमी राजनीतिक विचारक और राजनीतिक सिद्धांत। यदि कोई हमसे ये पूछता है या आपसे पूछता है कि राजनीति शास्त्र का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो राजनीति शास्त्र का हृदय है या सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास। जब हम थॉट को सही तरीके से समझ लेते हैं तो संपूर्ण राजनीति शास्त्र को समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पत्रों में प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्न पत्रों में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वह इन्हीं टॉपिकों का होता है। तो इसको बताना, यह सब बताने के पीछे मेन पर्पज ये है कि आपका जो फोकस है ये अध्ययन में, उस पे इन टॉपिकों पे सबसे ज़्यादा रहेगा। यदि इन टॉपिकों पे आप अपने अध्ययन की फोकस बना लेते हैं तो फिर राजनीति शास्त्र का अध्ययन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके माध्यम से जो परीक्षा पास करना है वो भी काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को करने के बाद पहला टॉपिक हमारा जो है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास में प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो को हम लोग को पढ़ना है। प्लेटो को ही नहीं, किसी भी पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ने के लिए 4-5 बातों को हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। राजनीतिक विचारकों को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो बात है उसमें यह है कि विचारकों के मन में विचार किन बातों से आया, उसके सामने उपस्थित परिस्थितियां, जिस भी विचारक को हम पढ़ेंगे उन विचारकों में ये 4-5 चीज़ों को महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या कि विचारकों के सामने समस्या क्या थी, विचारकों के सामने समस्या क्या थी या उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी परिस्थिति क्या थी, ठीक है। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो उस विचारक के विचार को समझना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके सारे विचारों की पकड़ और कॉन्सेप्ट और एनालिसिस इन्हीं तथ्यों के माध्यम से आप कर लेंगे। यदि आप विचारकों के सामने क्या समस्याएं थी या क्या परिस्थितियां थी, इसको जाने बिना विचारकों के विचार को जब पढ़ेंगे तो ऊपरी हवाई की तरह रह जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, वो याद नहीं हो पाएगा, उसकी बातें पकड़ में नहीं आएगी या उसकी बातें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पाएगी। और जो कॉन्सेप्ट भरी प्रश्न बनते हैं वो पूरी तरीके से उस विचारकों की समझ जब आप बनाए रहेंगे तभी कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों के हल कर पाएंगे। नहीं तो तथ्यात्मक जो प्रश्न है वो तो ठीक है, रटा हुआ है, हो जाएगा, लेकिन जो समझने वाली चीज होती है वह इन्हीं सब बातों से आप उसकी समझ बना पाएंगे। किसी भी विचारकों के बारे में अच्छी जो समझ है वह जब तक ये नहीं जानेंगे कि उस विचारकों के सामने कौन सी समस्या थी, क्या परिस्थितियां थी, तब तक उसके विचारों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी विचारकों को पढ़ने से पहले हम लोग जो है विचारकों के सामने क्या समस्या थी और क्या परिस्थितियां थी इसको समझा जाएगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, समझने के लिए भी है कि किसी भी विचारकों को हमको अच्छी समझ बनानी है तो ये चीज़ जान लेंगे तब हम विचारकों को समझ लेंगे, और प्रश्न बनेंगे भी तो इसी के माध्यम से हम प्रश्न को भी हल कर लेंगे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है। दूसरा जो बातें हैं वह है विचारकों की जीवन परिचय। जीवन परिचय से, जीवन परिचय, जो विचारक के जीवन परिचय होते हैं उससे भी तथ्यात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय को जानना जरूरी होता है। तीसरी जो बात है वह है जीवन परिचय के बाद इनकी उपलब्धि, विचारक की क्या उपलब्धि रही है, अपने विचारों को देते समय इनकी क्या उपलब्धि रही है उस चीज को पढ़ना होता है। और जो चौथी बात होती है वह है इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत।
दिए गए सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। उसके बाद इनके बारे में विचारकों की टिप्पणी, अन्य विचारकों की टिप्पणी, अन्य विचारकों की टिप्पणी। उसके बाद इनका मूल्यांकन। राजनीति शास्त्र विषय की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसके प्रश्नों को आप जब देखेंगे, चाहे वो नेट जेआरएफ की हो, टीजीटी हो या पीजीटी की हो, तो ज्यादातर जो प्रश्न मिलते हैं वह स्टेटमेंट पुस्तक और अवधारणा, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं, या तो विचारक द्वारा स्वतः कोई पॉपुलर स्टेटमेंट दिया गया हो, या विचारक के द्वारा कोई पुस्तक लिखा गया हो, या विचारक ने क्या अवधारणा बनाया है वह, या उस विचारक के संदर्भ में अन्य विद्वानों ने क्या स्टेटमेंट बनाया है, उसके बारे में किस पुस्तक को लिखा है, उसके सिद्धांत को कौन से लोगों ने सुधार किया है। ये तीनों बातें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी और इन्हीं से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। राजनीति शास्त्र के, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, या राजनीति शास्त्र के कोई भी पेपर हो, उन सारे पेपरों में जब प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है, स्टेटमेंट, पुस्तक और अवधारणा का। तो जब भी हम इन चीजों को पढ़ाएंगे तो जो पॉपुलर स्टेटमेंट होते हैं उन स्टेटमेंटों को भी पढ़ाएंगे, विचारकों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद अन्य विचारक उस विचारक के बारे में क्या स्टेटमेंट देता है उसको भी पढ़ाएंगे, और कुछ खास पुस्तक भी पढ़ाएंगे। सारे विचारकों को पढ़ाने के बाद एक बार कम से कम 150 से लेके जो है 200 के आसपास जो है हम लोग पुस्तकों की लिस्ट भी बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद कम से कम इतना ही जो है, इतने 150 पुस्तक का लिस्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट का लिस्ट भी जो है 150 से 200 के आसपास जो है स्टेटमेंट का लिस्ट बनाएंगे, और अवधारणा भी जो है कम से कम 50 या 75 के आसपास अवधारणा का लिस्ट बनाएंगे। यदि इतना चीज हम लोग तैयार कर लेते हैं तो विचारकों का या जो अवधारणा से प्रश्न 30 से 35 बनते हैं उसमें से आसानी से आप जो है 20 से 25 तक के प्रश्नों का आंसर जो है आपको यहीं से मिल जाएगा। मात्र जो है 200, 250, 450 क्वेश्चन आप इस तरीके से बना लेते हैं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन की तैयारी जो है आसानी से इसी तरीके से हो जाएगी। चाहे वो लोक प्रशासन की हो, या आपका जो है राजनीतिक सिद्धांत से हो, या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से हो, या भारतीय राजनीतिक विचारकों से हो, जितने यूनिट से प्रश्न बनेंगे उनमें मेजर 25 से 30% क्वेश्चन इसी तरीके के टॉपिक पे आएगा। ये मतलब पॉलिटिकल साइंस का ये प्रश्न बनाने वालों ने इसी तरीके से बना कर रखा है, इसके अलावा प्रश्न बनाते ही नहीं। चाहे वो 10 साल पहले के विगत प्रश्नों का हल देख लीजिए तो भी ऐसा ही है। आज भी जो प्रश्न बनाए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के तो लगभग इन्हीं से टॉपिकों से संबंधित या इन्हीं को महत्वपूर्ण बना के ही बनाए जाते हैं। तो इन कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, किन किन टॉपिकों को ध्यान पर रख के बनाए जाते हैं, उनको विशेष पर ध्यान रखते हुए हम लोग को तैयारी करनी है। तो ये जो है जब पश्चिमी राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक विचारक जब पढ़ा लेंगे तो हम आपको ये लिस्ट भी देंगे, किताबों की महत्वपूर्ण लिस्ट देंगे, स्टेटमेंट की लिस्ट देंगे, और अवधारणा जो होती है, जो उनकी सिद्धांत होती है उसकी भी लिस्ट दे देंगे और उसको याद भी करा देंगे। ये प्रश्न में भी बताया जाएगा, एक लिस्ट में भी दे दिया जाएगा, ताकि आपको जो है इस छोटे से अध्ययन के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ये हमारी रणनीति होगी पॉलिटिकल साइंस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करने को लेकर। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें जो है इसी व्यू से हम लोगों को क्या करना, हर विचारकों को पढ़ना है, तभी हम लोग प्लेटो को देखा जाए। प्लेटो हमारा पहला विचारक है जिसके बारे में हम लोगों को आज
शुरुआत कर देनी है क्लास की प्लेटो को। प्लेटो राजनीति शास्त्र में प्लेटो का जो योगदान है वह बहुत प्रशंसनीय है, बहुत बड़ा योगदान है। शायद प्लेटो अपने राजनीतिक चिंतन नहीं किया होता तो शायद राजनीति शास्त्र का विकास नहीं हो पाया होता, या अरस्तु जैसे जो इसके पिता हैं वह शायद राजनीति शास्त्र के पिता नहीं बन पाए होते, क्योंकि राजनीति शास्त्र के पिता जो अरस्तु हैं वह प्लेटो द्वारा बताई गई जो सारे चिंतन है उसको व्यवहार के धरातल पे सिद्ध कर करके वह इसके पिता बन गए। तो प्लेटो का बहुत बड़ा रोल है राजनीति शास्त्र के विषय को आगे बढ़ाने में या राजनीति शास्त्र विषय को स्थापित करने में। तो प्लेटो के बारे में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपने राजनीतिक जो चिंतन दिया तो उस चिंतन को देने के समय इसके सामने क्या क्या समस्याएं थी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी है कि किसी भी चिंतक को पढ़ने से पहले हम इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि वह चिंतक जो है के सामने कौन सी समस्याएं थी और कौन सी परिस्थितियां थी। उसको जाने बिना हम चिंतक के चिंतन को समझ नहीं पाएंगे। जब तक उसकी समस्या को नहीं जानेंगे तब तक उस चिंतक के चिंतन को ही समझ नहीं पाएंगे। तो प्लेटो जब अपना चिंतन दिया तो उसके सामने क्या समस्याएं थी पहले उसकी चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूछा भी है, ठीक है। तो प्लेटो के सामने महत्वपूर्ण 4 समस्याएं थी जिसको लेकर इसने चिंतन करना शुरू किया, राजनीतिक विषयों पे चिंतन करना शुरू किया। वह 4 विषय क्या है? सबसे पहले प्लेटो चूंकि एथेंस का रहने वाला था, यूनान में एथेंस का रहने वाला था, और एथेंस एक ऐसा राज्य था जो अपने पड़ोसी राज्य स्पार्टा की तुलना में ज़्यादा क्षेत्रफल और ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। इसके बावजूद भी एथेंस स्पार्टा से बहुत पीछे था। जब स्पार्टा के साथ एथेंस का युद्ध होता था तब तक स्पार्टा जो है एथेंस से जीत जाता था, और एथेंस का जो विकास का दर था, स्पार्टा का जो विकास का दर था वह एथेंस की तुलना में कहीं ज़्यादा था। एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि एथेंस जो है एथेंस स्पार्टा के सामने घुटने टेक देता था। क्या करता था? घुटने टेक देता था। ये कथन का मतलब क्या है? एथेंस स्पार्टा के सामने घुटने टेक देता। चूंकि प्लेटो एथेंस का रहने वाला था, एथेंस क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से स्पार्टा से बहुत बड़ा देश था। इसके बावजूद भी जब भी स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध होता था तो स्पार्टा क्या हो जाता था? जीत जाता था। और स्पार्टा की जो ग्रोथ रेट थी, जो आर्थिक विकास दर थी, वह एथेंस की तुलना में कहीं ज़्यादा था। और एथेंस का इतिहास तो स्पार्टा के इतिहास से कहीं ज़्यादा मजबूत था। इसके बावजूद भी एथेंस क्या था? स्पार्टा के तुलना में काफ़ी वृद्धि दर या उसका विकास काफ़ी कम था। तो ये जब तुलना करता था प्लेटो, जब देखता था एथेंस और स्पार्टा कि एथेंस हमेशा स्पार्टा के सामने क्या करता है? अपने घुटने को टेक देता है या उसके विकास दर बहुत कम है। ये बातें जो है प्लेटो के मन मस्तिष्क को ज़्यादा झकझोर देता था। वह इस बात की खोज करने में अपने चिंतन को लगाया कि क्या वजह है कि हम एथेंस स्पार्टा से विकास में पीछे हट रहा है और किन कारणों से हम एथेंस को स्पार्टा से आगे करेंगे। यह एक मूल विषय था प्लेटो के राजनीतिक चिंतन देने के लिए। ठीक है, अगला जो मूल समस्या था, सुकरात को मृत्युदंड। सुकरात को मृत्युदंड। सुकरात कौन था? सुकरात प्लेटो का गुरु था, ठीक है। और सुकरात नैतिकता में, सद्जीवन में, सद्भाव में विश्वास रखता था। इसका एक महत्वपूर्ण कथन है कि ज्ञान है क्या? ज्ञान सद्भावना ही ज्ञान है, सद आचरण ही ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान कुछ होता नहीं है। ज्ञान न तो पाठ्य पुस्तक में होता है, न ही किसी विद्यालय में होता है, बल्कि जिसका आचरण शुद्ध है, जो सद आचरण का प्रयोग करता है, वही ज्ञानी है। और इस बात को पूरे एथेंस में प्रचार कर रहा था, पूरे एथेंस में ज्ञान की इस परिभाषा को समझा रहा था। सद्गुण ही ज्ञान है, इस बात को बताने वाला जो सुकरात है, इसी को वहां के शासक ने मृत्यु दंड दे दिया।
जब प्लेटो ने अपनी आंखों के सामने सुकरात को मृत्यु दंड मिलते हुए देखा तो उसके मन मस्तिष्क को यह घटना बहुत ही प्रभावित किया। ठीक है, सुकरात को अपना श्रेष्ठ, दुनिया के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति जो है सुकरात को मानता था प्लेटो। अब इस श्रेष्ठ व्यक्ति को और उसके गुरु को यदि शासन के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है तो वह चेले के ऊपर या प्लेटो के ऊपर क्या बीती होगी कि उसने जो है इस घटना को ऐसे लिया कि वह पूरे शासन को सर्वोत्तम शासन बनाने के लिए पूरी चिंतन को लगा दिया। ठीक है, आज का युग नहीं है, आज का वह युग नहीं है, यह एक अपवादी घटना है जो एक शिष्य जो है अपने गुरु के मृत्यु को लेकर या गुरु के खोए जाने को सदमा को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक चिंतन कर देता है कि आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो गुरु और शिष्य के बीच में ऐसे संबंध नहीं है। हम लोगों भी अपने छात्र जीवन से लेकर अब तक की जो जीवन प्राप्त किया है इसमें कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो इस तरह के भाव को प्रकट किया हो या उसके लिए हमको कोई दुख और संवेदना व्यक्त करना हो, ऐसा नहीं है। समाज बहुत बिगड़ चुका है, समाज बहुत बदल चुका है, लेकिन एक प्लेटो और सुकरात के बीच के जो संबंध है बिल्कुल अपवादी संबंध है। और यह अपवादी संबंध ही क्या है, प्लेटो को अपवाद बना दिया है। क्योंकि सब कोई ज्ञानी है लेकिन उस ज्ञानी में जो अपवाद स्वरूप लोग होते हैं, जो अलग होते हैं, वही ज़्यादा सही होते हैं, ज़्यादा मान्य होते हैं। तो प्लेटो ने अपने गुरु जो सुकरात हैं, सुकरात के मृत्यु दंड को बहुत ही संवेदनशील मुद्दा समझ के समझा, बहुत इसको सदमा पहुंचाया, इसको इतना झकझोर दिया कि यह जो है राजनीतिक चिंतन करने के लिए विवश हो गया। तो प्लेटो के चिंतन को प्रभावित करने वाली जो घटना है, पहला हमने एथेंस स्पार्टा के सामने घुटने टेकने वाली बात थी, दूसरा सुकरात को मृत्युदंड, और जो तीसरी घटना थी वह है नैतिक आदर्शों का पतन। नैतिक आदर्शों का पतन। और चौथी जो घटना है वह है तानाशाही शासन। तानाशाही शासन। दो घटनाओं की चर्चा हमने कर दिया। नैतिक आदर्श, प्लेटो का मानना यह था कि जो नैतिकता होती है वह नियम और कानून से कहीं ऊपर होता है, और यदि समाज में नैतिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाए तो समाज न्यायिक हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी न्याय की अवधारणा में। न्याय का सिद्धांत जब प्लेटो ने दिया तो उसकी जो न्याय की अवधारणा वो नैतिकता पे ही आधारित है। जो नैतिकता है वही न्याय है। नैतिकता और न्याय में कोई अलग अलग नहीं है, और न्याय नैतिकता पे आधारित है तभी वो प्रासंगिक है, तभी वो समाज के लिए फलदायक है। इसी पे इसने बात किया था। लेकिन तत्कालिक समय में जब सुकरात की मृत्यु हो गई तब इसे पता चला जो नैतिक की बड़ाई करने वाला व्यक्ति है उसी को शासन ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। इसका मतलब उस समाज से नैतिकता क्या है, नैतिकता खत्म हो रहा, और नैतिकता खत्म होने के कारण क्या, एथेंस अपने पतन पे जा रहा है। इसके बाद उसने ये देखा जो शासक है वह तानाशाही है, तानाशाही तरीके से शासन कर रहा है। वह उसके सामने न तो कानून है, न ही नियम है, और न ही नैतिकता है। इन सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा के वह क्या कर रहा है, स्वेच्छाचारी शासन कर रहा है। ये चार बातें कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि कौन सी ऐसी समस्या थी जो प्लेटो को राजनीतिक चिंतन करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, और उन घटनाओं ने प्लेटो को ऐसी जीवन जीने के लिए विवश कर दिया कि आजीवन ये अविवाहित रह के इसने क्या किया, राजनीतिक चिंतन किया, और एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज करने में पूरी जीवन इसने क्या कर दिया, गंवा दिया। ठीक है, तो ये चारों घटनाएं भी पूछा जाता है, इन चारों घटनाओं को जानना होगा। अब हमको ये समझना है कि इन चार घटनाओं ने ही प्लेटो को क्या कर दिया, प्लेटो को राजनीतिक चिंतन करने पर मजबूर किया। अब क्या क्या किया होगा, एथेंस स्पार्टा के सामने घुटने टेक दिया, सुकरात को मृत्युदंड मिला। इसका मतलब क्या है, राजा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वहाँ न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ स्पार्टा और एथेंस में कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर रहा होगा। इन्हीं सब मुद्दों पे उसने क्या किया, सोच और विचार किया। इन चार समस्याओं के बाद हम लोग आगे देखेंगे प्लेटो की जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय से फिर शुरुआत करेंगे। प्लेटो का जीवन परिचय को देख लिया जाए।
प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो के जीवन परिचय में सबसे पहले तो देखा जाए कि इसका जन्म कब हुआ था। जन्म, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। 28 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। प्लेटो के जीवन जन्म समय को याद करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि 4 को 2 से गुना कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अर्थात 4 दूना 8, 4 दूना 8 ही क्या है? प्लेटो का जन्म का समय। यदि 428 याद नहीं है तो इस रूप में इसको याद करेंगे, 4 का गुना 2 से कर दें तो 8 मिलेगा। यही इसको सम्मिलित रूप से देखा जाए तो क्या होगा? प्लेटो का जन्म समय होगा। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है यह है, या तो 428 को याद कर लीजिए, नहीं तो कहिए कि 4 का गुना 2 से कर देंगे तो 8 मिलेगा। इसको सामूहिक रूप से देखा जाए तो 428 है। तो 4 दूना 8 ही क्या है? प्लेटो की जन्म का समय। ठीक है, तो जीवन परिचय में जन्म इसको हमेशा के लिए याद रखिए, 428, 4 दूना 8, ये इसका जन्म का समय है। जन्म के बाद इसके पिता को देखा जाए, प्लेटो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो परिवार में, जो अपने परिवार से, अपने वंश से कुलीन की श्रेणी में आता है। कुलीन उन्हें कहा जाता है जो समाज में जातिगत जो श्रेणियां बनती उसमें सर्वोच्च स्थान होता है उन परिवारों को। तो इसका जो परिवार था प्लेटो का, वह राजघराना से संबंधित था। जो घराना है उसके पिताजी काड्रस वंश से संबंधित थे। कभी कभी पूछ सकता है, जैसे इतिहास में बहुत बार यह प्रश्न पूछा है कि महात्मा गौतम बुद्ध की जो माता थी वह किस वंश की थी। उनके वंश को पूछा है, उनके पिता के वंश को पूछा है, पत्नी के वंश को पूछा है, गौतम बुद्ध के वंश को पूछा है। ठीक इसी तरीके से राजनीति शास्त्र में भी पूछ सकता है प्लेटो के पिता जो है किस वंश से संबंधित है, या प्लेटो किस वंश से संबंधित है, क्योंकि ये कुलीन परिवार से संबंधित होने के नाते ये वंश जो है पूछता है। ठीक है, तो प्लेटो के जो पिता हैं वह जो है काड्रस वंश से क्या है? काड्रस वंश से संबंधित है। प्लेटो के बारे में एक चीज और हम लोग जान लिया जाए, जो प्लेटो है, प्लेटो यह इसका वास्तविक नाम नहीं है। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वह है, प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वह है अरिस्टोक्लीज। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि प्लेटो का प्रारंभिक नाम क्या है, प्लेटो की वास्तविक नाम क्या है। तो प्लेटो की वास्तविक नाम जो इनके माता पिता के द्वारा इनका नाम जो दिया गया वह था अरिस्टोक्लीज, और प्लेटो जो नाम दिया गया इनके गुरु के द्वारा दिया गया। प्लेटो के नाम के पीछे यह था कि जो प्लेटो था वह देखने में काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी सुंदर था। सुंदर होने के साथ साथ बहुत स्वस्थ उसका शरीर था, जिसके कारण उसका नाम प्लेटो रखा गया। तो प्लेटो को कभी कभी आपको अरिस्टोक्लीज के नाम से भी पूछ सकता है कि अरिस्टोक्लीज का गुरु का नाम क्या है। तो पता चला कि आप प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात तो याद किए हैं, लेकिन अरिस्टोक्लीज का नाम के गुरु का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि अरिस्टोक्लीज पता ही नहीं है कि अरिस्टोक्लीज है कौन। ठीक है, तो अरिस्टोक्लीज कौन है? अरिस्टोक्लीज प्लेटो का वास्तविक नाम है जो हमको जान के रखना है। जन्म के बाद जन्म हो गया, इसके पिता किस वंश के थे ये हो गया, वास्तविक नाम इसका अरिस्टोक्लीज है ये हो गया। अब जो है प्लेटो की मृत्यु को देख लिया जाए। प्लेटो की मृत्यु कब हुई? प्लेटो की मृत्यु, तो प्लेटो की जो मृत्यु है वह 347 ईसा पूर्व में कुल 81 वर्ष की अवस्था में, प्लेटो अपने जन्म से लेकर 81 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 347 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ।
जैसे उसके जन्म के स्थान को 4 गुने 2 से हम प्राप्त करते हैं, 4 दूना 8, ठीक इसी तरीके से इसकी मृत्यु का जो डेट याद करने के लिए है कि इसको 3 से 4 का गुना नहीं, 3 से 4 को यदि हम जोड़ दिया जाए तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 + 4 = 7, 300 इसको सामूहिक रूप से देखा जाए तो 347 है। यदि मृत्यु तिथि को याद करना है तो इसको यदि टुकड़े में बांटा जाए तो 3 + 4 = 7, इसका मतलब 347 ईसा पूर्व क्या है, इसकी मृत्यु है। और यदि इसकी जन्म स्थान को निकाला जाए तो 4 गुने 2 से निकाला जा सकता है। 4 गुने 2 = 8, इसको सामूहिक रूप से देखा जाए तो 428 है। तो इस तरीके से यदि तोड़ के देखा जाए तो याद करने में आसानी रहती है, थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को याद जब किया जाता है तो भूल जाता है। लेकिन ऐसे तो तोड़ के देखा जाए तो थोड़ा सा इस पे हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, थोड़ा लंबे समय तक जाता है। और लंबे समय तक हमारा जब ध्यान जाएगा तो वास्तविक रूप से वह जो क्या होगा, वो हमको याद ज़्यादा समय तक बना रहेगा। तो जन्म हो गया, पिता हो गया, वास्तविक नाम हो गया, प्लेटो की मृत्यु का समय हमें पता चल गया। इसमें यह देखा जाए कि प्लेटो जो है जो अध्ययन किया, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, वो अपने गुरु सुकरात के पास कितने समय के बाद गया। तो प्लेटो जो है सुकरात के पास 20 वर्ष की अवस्था, प्लेटो जो है 20 वर्ष की अवस्था पूरा करने के बाद 8 वर्षों तक सुकरात के पास रहकर ज्ञान अर्जित किया। ठीक है। जो प्लेटो है और 20 वर्ष की अवस्था पूरा करने के बाद कुल 8 वर्षों तक सुकरात के साथ रहकर क्या किया, राजनीति शास्त्र या दर्शन के संदर्भ में उसने ज्ञान की प्राप्ति की। यह भी पूछता है कि कितने वर्षों तक जो है सुकरात के पास रहा, और यह भी पूछता है कि सुकरात की मृत्यु कब हुई थी। सुकरात की जो मृत्यु जो है 399 ईसा पूर्व में हुई थी। 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हुई थी। 8 वर्षों तक ज्ञान अर्जन करने के बाद, सारी समस्याओं को जूझने के बाद प्लेटो को लगा कि एक सही शासन व्यवस्था की खोज के लिए एक अपनी शिक्षण संस्था को खोला जाए। सुकरात के शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्लेटो ने खुद का एक जो है शिक्षण संस्थान खोला, जो 388 ईसा पूर्व में अकादमी के नाम से शिक्षण संस्थान खोला। ये भी सब प्रश्न पूछा हुआ है, नेट JRF में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, किस ईयर में, किस साल में जो है प्लेटो ने अपनी शिक्षण संस्थान को खोला। तो प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में अकादमी नामक शिक्षण संस्थान को खोला। यहाँ जो है दर्शन का ज्ञान, तर्कशास्त्र का ज्ञान, राजनीति विषय का ज्ञान, गणित का ज्ञान पर विशेष महत्व दिया गया। अकादमी एक ऐसी शिक्षण संस्थान थी जिसके गेट पर यह लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को ज्यामिति का ज्ञान नहीं होगा उसे जो है इस एकेडमी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इस एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए कैंडिडेट को किसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ज्यामिति की ज्ञान होनी चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा है कि प्लेटो अपने एकेडमी में किस विषय को ज्यादा महत्व दिया, तो ज्यामिति को। अपवाद क्या है, प्लेटो का सबसे प्रिय, सबसे होनहार, सबसे टैलेंटेड जो स्टूडेंट मिला वो अरस्तु मिला। और अरस्तु ही एक ऐसा अपवादिक स्टूडेंट था जिसको ज्यामिति का ज्ञान था ही नहीं। जिस विषय को प्लेटो ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया
उसी विषय का ज्ञान न रखने वाला स्टूडेंट ही उस अकादमी का सबसे होनहार, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में स्थापित हुआ, जिस अरस्तु को हम लोग राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये मानक है, किसी के मानक पर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह योग्य नहीं है। हो सकता है जैसे प्लेटो के मानक पे अरस्तु खरा नहीं उतरा, उसके मानक को पूरा नहीं किया, इसके बावजूद भी एडमिशन पाने के बाद इस संस्था का वह सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा होनहार, सबसे बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में हुआ। तो मानक किसी व्यक्ति के एक पैरामीटर होती है, एक सोच होती है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के टैलेंट को हम जो है जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मानक फेल भी हो सकता है, व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, जैसा कि हुआ है। तो शिक्षण संस्थानों का स्थापित करने के बाद ये सारा चीज हो गया। इसके साथ एक और चीज ये पूछता है कि शिक्षण संस्थान खोलने के बाद जिन समस्याओं को हम लोगों ने, 4 समस्याओं को जो देखा कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन पे जिन 4 समस्याओं का सबसे ज्यादा प्रभाव था, उन्हीं समस्याओं की खोज करने के लिए और एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली खोज करने के लिए वो कितने वर्षों तक विदेशों का भ्रमण किया, यह भी पूछा हुआ है प्रश्न। तो प्लेटो जो है सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज करने के लिए, सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज करने के लिए 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक कुल 3 देशों का भ्रमण किया। 12 वर्षों तक, जिसमें है मिस्र है, इटली है और यूनान के कुछ नगर हैं। ठीक है, यूनान के कुछ नगर हैं। इनको 12 वर्षों तक इनका भ्रमण करने के बाद एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली स्थापित करने का इसने क्या दिया, एक विचार दिया, जो इसके उपलब्धियों में या इसके प्रयासों में इसकी काउंटिंग भी होती है। जो ये जानना जरूरी है कि ये पूछा भी है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में प्लेटो ने किन किन देशों का भ्रमण किया, तो उन देशों के भ्रमण में ये देश जो है क्या है, शामिल हैं। तो हमको इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो प्लेटो है, प्लेटो अपने जीवन में कुल कितने पुस्तकों को लिखा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि प्लेटो ने अपने पूरे जीवन में कुल 36 पुस्तकों को लिखा। कुल 36 पुस्तकों को प्लेटो ने अपने जीवन में लिखा। ठीक है, इस 36 पुस्तकों की चर्चा जो है वर्गीकरण करके कल जो है चर्चा करेंगे कि 36, ये कई बार क्रम में पूछा भी है कि सबसे पहले किस पुस्तक को लिखा, उसके बाद किसको लिखा, उसके बाद किसको लिखा, 20 वर्ष की अवस्था में किन पुस्तकों को लिखा, 34 वर्ष की अवस्था में किन पुस्तकों को लिखा और अपने जीवन के अंतिम समय में किन पुस्तकों को लिखा। इसकी चर्चा वर्गीकरण के माध्यम से हम कल चर्चा बताएंगे। ठीक है, और फिर ये भी बताएंगे कि प्लेटो ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, प्लेटो की पुस्तकों में किन किन की बातों को रखा गया, प्लेटो से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर में पूछे गए वह बताएंगे, पीसीएस के पेपर में बनता तो वह बताएंगे, नेट जेआरएफ के प्रश्नों में जब आया उसको बताएंगे, टीजीटी और पीजीटी में जो प्रश्न बनाए गए हैं प्लेटो से संबंधित उन सबको इसमें समाहित करके आपको कंप्लीट जो है प्लेटो पर हम आपको मटेरियल देंगे कि आने वाले समय पे इन्हीं से प्रश्नों से बनेंगे भी, बने हुए हैं और बनेंगे भी और आपको मिलेंगे भी। ठीक है, इन प्रश्नों को, इन आज के लेक्चर के साथ फिर अपनी बातों को हम बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर कल के वीडियो में प्लेटो के साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और फिर इस आशा के साथ हम अपने क्लास को बंद कर रहे हैं कि आप हमारी इस क्लास को अपनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत से पढ़िएगा, ताकि हमको आपसे आपके रिजल्ट की आशा और अपेक्षा है और यही हम आशा रखेंगे भी। धन्यवाद।